रात के अंधेरे साये में बीच जंगल में अंजलि की लाश पड़ी हुई थी। पास में ही रॉबिन गड्ढा खोद रहा था। अभी कुछ देर पहले अंजलि उसे न मारने की गुहार लगा रही थी। अंजलि, रॉबिन, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, फिर तुम मुझे कैसे मार सकती हो? रॉबिन जोर से हंसता है। वह अंजलि के गाल पर जोर से थप्पड़ मारता है। अंजलि के होंठ के कोने से खून निकलने लगता है। रॉबिन, अंजलि, तुम मेरे बारे में क्या जानती हो? मैं तुमसे पहले कई लड़कियों से प्यार का नाटक कर चुका हूँ। मैं हर लड़की से खूब पैसे ऐंठ चुका हूँ, लेकिन तुमसे मुझे कुछ नहीं मिल सका। अंजलि, लेकिन मैं तो तुमसे शादी करने और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के सपने देख रहा था। रॉबिन, तुम सपना देख रहे थे, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि तुम वापस आते समय घर से गहने और पैसे ले आओ, लेकिन तुम खाली हाथ आए। अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? अगर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तो तुम पुलिस के पास चली जाओगी। अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुम्हारा खर्चा कौन उठाएगा? अंजलि, रॉबिन, मुझे जाने दो। मैं वादा करती हूँ कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी। रॉबिन, मैंने आज तक किसी भी लड़की को जीवित नहीं छोड़ा है। उनमें से कईयों को मैं यहाँ लाकर इसी जंगल में दफना चुका हूँ। अंजलि भागने की कोशिश करती है, लेकिन रॉबिन अपनी जैकेट की जेब से चाकू निकालता है और पीछे से उसके बाल पकड़कर उसका गला काट देता है। अंजलि 2 कदम चलती है और जमीन पर गिर जाती है। अंजलि, तुमने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। ये 2 शब्द कहते कहते अंजलि बेजान हो गई। रॉबिन ने मोबाइल की रोशनी में जल्दी से एक गड्ढा खोदा और अंजलि की लाश को उसमें डाल दिया और मिट्टी से ढकने लगा। तभी उसे एक चाकू दिखता है। वह उसमें से अपनी उंगलियों के निशान मिटाकर उसी गड्ढे में डाल देता है और मिट्टी से ढक देता है। वहां चीड़ के पेड़ के पास अंजलि का शव देखकर उसकी आत्मा रो रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि रॉबिन ने उसके साथ ऐसा किया है। जब रॉबिन गड्ढा खोद रहा था तब भी वह गड्ढे के पास खड़ी थी और उसकी करतूत देख रही थी। अंजलि वहीं खड़ी रह गई। रॉबिन ने उसे दफना दिया और हंसते हुए ऐसे चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। अंजलि ने खुद से कहा, अब मेरा क्या होगा? मेरे परिवार को मेरे बारे में कभी पता नहीं चलेगा। मेरी एक गलती की सज़ा पूरे घर को भुगतनी पड़ेगी। मेरी माँ जो मेरे बिना खाना तक नहीं खाती थी, अब वो कैसे जीवित रहेगी और उसे पता भी नहीं चलेगा कि मैं मर गया हूँ। मेरे पिता जब तक जीवित हैं तब तक मुझसे नफरत करेंगे। यह सोचकर मैं घर से भाग गया। मैं उन्हें कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं मर चुका हूँ? यह ख्याल आते ही अंजलि अपने घर पहुंचती है। वह अंदर जाती है और देखती है कि उसकी माँ बिस्तर पर लेटी हुई रो रही है। पापा, अब रोने से क्या फ़ायदा? आज से वह हमारे लिए मर गई। उसने हमें बदनाम कर दिया। उसका शोक मत मनाओ। अब अगर वह शादी करके वापस भी आ जाए तो उसे यहाँ मत आने देना। माँ, आप क्या कह रही हैं? पता करो हमारी बेटी कहाँ है, मुझे बहुत चिंता हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। अंजलि आत्मा, हाँ माँ, आप सही कह रही हैं, आपकी बेटी के साथ कुछ बुरा हुआ है। उसे एक गलती की इतनी बड़ी सजा मिली है। मैंने सोचा था कि रॉबिन से शादी करके मैं 2-3 दिन में वापस आऊंगी और आपसे और पापा से माफ़ी मांगूंगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। अंजलि ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसके घर पुलिस आ गई। इंस्पेक्टर राधेश्याम जी, आपने अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत लिखी थी, उसमें आपने किसी रॉबिन का नाम लिखा था। वह लड़का भी कल रात से गायब है। हम उसकी तलाश कर रहे हैं। वैसे क्या आपको आपकी बेटी का कोई फ़ोन आया था? राधेश्याम जी, नहीं। इंस्पेक्टर साहब अभी तक नहीं आए। इंस्पेक्टर, ऐसे मामलों में बच्चे शादी कर लेते हैं और खुद वापस आ जाते हैं। अगर वे वापस आते हैं तो मुझे फ़ोन करके बताएं। राधेश्याम जी, इंस्पेक्टर साहब, क्या आपको रॉबिन के परिवार के बारे में कुछ पता चला? इंस्पेक्टर, नहीं, उसका यहाँ कोई नहीं है। वह किसी पहाड़ी इलाके से था। ऐसा लगता है कि वे दोनों वहाँ गए थे। इंस्पेक्टर चला गया। अंजलि अपने कमरे में खड़ी थी और रो रही थी। उसका बिस्तर, उसका कमरा, उसकी किताबें, उसका मेकअप किट, उसका लैपटॉप। उसके पिता ने उसे बहुत प्यार से पाला था और उसकी हर इच्छा पूरी की थी। 1 साल पहले ही उसकी मुलाकात रॉबिन से कॉलेज में हुई थी। जैसे ही वह कैंटीन में रॉबिन से मिली, उसे पहली नज़र में ही प्यार हो गया। उनके बात करने का अंदाज, उनके कपड़े पहनने का अंदाज। अंजलि को हर चीज़ से मोह था। सबसे पहले मेरी दोस्ती रॉबिन से हुई। वे आदर्शों और मूल्यों की बहुत बातें करते थे। 1 साल की प्रेमालाप के बाद जब शादी का विषय आया तो रॉबिन उसके घर जाना चाहता था और उससे शादी के लिए हाथ मांगना चाहता था।
लेकिन अंजलि ने खुद कहा था कि उनका परिवार उन्हें कभी भी दूसरे धर्म के लड़के से शादी करने की इजाज़त नहीं देगा। हमें भागकर शादी कर लेनी चाहिए। रॉबिन ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, लेकिन अंजलि उसे कई दिनों तक परेशान करती रही। तब रॉबिन ने कहा, रॉबिन ठीक है, तुम अपने घर से कुछ गहने, कपड़े और पैसे लेकर आओ, हम गाँव जाएंगे। हम कुछ दिनों तक तुम्हारे पैसों से काम चला लेंगे, तब तक मैं कोई काम ढूंढ लूंगा। उस रात जब घर से निकलने का समय हुआ तो अंजलि को अपने साथ गहने और पैसे ले जाना ठीक नहीं लगा। वह चाहती थी कि कल को कोई रॉबिन पर उंगली न उठाए कि उसने पैसों के लिए अंजलि को फंसाया है। वह कुछ कपड़े लेकर रॉबिन से मिलने गई। दोनों बस से एक हिल स्टेशन की ओर निकल गए। रात करीब 12 बजे बस से उतरने के बाद रॉबिन ने कहा, रॉबिन मेरा गांव पास ही है, हम जंगल पार करके गांव पहुंचेंगे। मेरी माँ तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगी, लेकिन जंगल होने के कारण तुम मुझे वो गहने और पैसे दे दो, मैं उन्हें अपने कपड़ों में सुरक्षित छिपा लूंगा। कोई भी बैग छीन कर भाग सकता है अंजलि, लेकिन मैं कुछ लेकर नहीं आई, मुझे वहां से कुछ भी लेने का मन नहीं हुआ। चिंता मत करो, हम दोनों शादी के बाद मेहनत करेंगे और पैसे कमाएंगे। मुझे सिलाई बुनाई सब आता है, मैं भी कहीं नौकरी ढूंढ लूंगी। रॉबिन गुस्से से लाल हो गया। रॉबिन बेवकूफ़ लड़की, तुमने हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। तुम्हारे पिता इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि मैंने सोचा था कि तुम कम से कम 8 से 10 लाख के गहने और पैसे लाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें लुभाया। अंजलि, यह मत कहना कि रॉबिन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। ये सब सोचकर अंजलि रो रही थी। वह घर से बाहर निकली, उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। अब उसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब वह रॉबिन को मारकर उसे अपने साथ ले जाएगी। यह सोचकर वह उसी जंगल की ओर चल दी। रॉबिन वहां से चला गया और नीचे माल रोड पर पहुंच गया और एक बार में गया और शराब पीने लगा। उसने बैठकर कई पैग पी लिए। आज वह बहुत दुखी था। वह अंजलि के बारे में नहीं, बल्कि उसकी संपत्ति के बारे में दुखी था। उसे लगभग 8 से 10 लाख रुपए मिले थे। 1 साल का मेहनत बर्बाद हो गई। अब उसे फिर से किसी लड़की को पटाना होगा। रॉबिन जो भी सोच रहा था, अंजलि कुछ दूरी पर खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। रॉबिन को छोड़कर वह उस जगह पहुंची जहां उसका शव दफनाया गया था। वह वहीं बैठी रो रही थी। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पलट कर देखा तो उसके पास 4 लड़कियां खड़ी थीं। एक लड़की, चिंता मत करो, हम भी तुम्हारी तरह भूत हैं। दूसरी लड़की, हम भी उस हरामी रॉबिन का शिकार बने। उसने हमें गाँव ले जाने के बहाने इसी जंगल में मार डाला। तीसरी लड़की, नहीं, हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन जब तक वह जिंदा है हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार जब वह मर जाएगा तो उसकी आत्मा हमारे सामने होगी, तभी हम उसे पीड़ा दे सकते हैं। हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उसे मुक्ति न मिले और वह कष्ट सहता रहे, लेकिन उसे किसी तरह मरना ही होगा। अंजलि, चिंता मत करो, मैं उसे मारने का कोई तरीका ढूंढूंगी। वह इतनी सारी आत्माओं के अभिशापों के साथ शांति से नहीं रह सकता। ऐसा कहा जाता है कि जानवर आत्माओं को महसूस कर सकते हैं, हालांकि इंसान नहीं। उसी पहाड़ पर एक ग्रामीण अपनी भेड़ें चरा रहा था। अंजलि ने भेड़ों में से एक को उस स्थान पर जाने का इशारा किया जहां उसका खून पड़ा हुआ था। उसका फोन भी उसके साथ ही गिरा था। ग्रामीण भी उस भेड़ को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाता है। वहां का नजारा देखकर वह पुलिस को सूचना देता है। पुलिस अंजलि के शव को वहां से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। इंस्पेक्टर अंजलि का फोन लेकर अंजलि के घर पहुंचता है। पूरे घर में मातम है, घर में रोना पीटना मच गया है। अंजलि भी यह सब देखकर एक कोने में बैठकर रो रही थी। इंस्पेक्टर के पूछने पर अंजलि के भाई ने फोन का लॉक खोला, उसमें रॉबिन की फोटो थी। पुलिस उसी माल रोड के हर होटल और बार में फोटो दिखाकर पूछताछ करती है। उस बार का वेटर पैसों के लालच में रॉबिन को सारी बात बता देता है। रॉबिन वहां से भागने लगता है। वह जंगल की ओर भागता है। चढ़ते समय उसका पैर फिसल जाता है और वह गहरी खाई में गिर जाता है। कुछ देर बाद अंजलि पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी। उसके साथ 4 लड़कियां भी थीं। अंजलि, कम ऑन रॉबिन, और मरने के बाद कैसा महसूस होता है? रॉबिन रो रहा था, वह बहुत डरा हुआ था। अंजलि, तुम तो मर गई, लेकिन अब हम तुम्हारी आत्मा को शांति से नहीं रहने देंगे। अंजलि और 4 लड़कियों ने रॉबिन को बुरी तरह पीटा। रॉबिन घायल हो गया। अंजलि और लड़कियां मिलकर रॉबिन की आत्मा को एक गुफा में कैद कर देती हैं ताकि वह भाग न सके। आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती है। उसमें से गांव वालों को वही चीखें सुनाई देती थीं।
पहाड़। उसके बाद गांव वालों ने वहां जाना बंद कर दिया। तब से 20 साल बीत गए हैं। आज भी एक लड़के के रोने की आवाज़ और कुछ लड़कियों के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। शायद इनमें से किसी को भी मोक्ष नहीं मिला है। जब तक वे अपने जीवन के अंत तक नहीं पहुंच जाते तब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा।